नमस्कार साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज भारत का भूगोल, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं, इस पठार के अंतर्गत आने वाले राज्य, प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें एवं महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए साथियों, देखते हैं इनकी भूमिकाएं इस पठार की। भारत का प्रायद्वीपीय पठार तीनों ओर से सागरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को पर्वत और पहाड़ी सिंधु और गंगा के मैदान से अलग करती है। इन पहाड़ियों में अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमोर तथा राजमहल है। प्रायद्वीपीय पठार के एक ओर पश्चिमी घाट और दूसरी ओर पूर्वी घाट हैं। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार निम्नलिखित राज्यों में है: दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। इन राज्यों में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, अर्थात पश्चिमी भाग की ऊंचाई ज़्यादा है, पूर्वी भाग की ऊंचाई कम है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति व सिद्धांत को देखें। प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग पृथ्वी की मुख्य प्लेटों में से एक है। इसे भारतीय प्लेट या गोंडवाना लैंड कहा जाता है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी के अवसाद के निक्षेपित जमाव से यह प्रायद्वीपीय पठार बना है। प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति की प्रमुख घटनाएं इस तरह है, आइए जानते हैं। मध्यजीवी महाकल्प के क्रेटियस युग में वर्तमान में जो पठारी भाग, उसके उत्तर पश्चिमी भाग के समुद्र तटीय भाग में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और इससे निकलने वाला लावा त्रिभुजाकार आकार में फैल गया, जो वर्तमान में भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। इसका मुख्य क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र का भाग, उत्तरी कर्नाटक, गुजरात, दक्षिणी भाग काली मृदा वाला क्षेत्र है, जिसमें नमी धारण क्षमता अधिक होती है। पठार का पश्चिमी भाग निमज्जन के कारण, नीचे बैठ जाने के कारण, नीचे धंस जाने के कारण दब गया है और हिंद महासागर का पानी उसके ऊपर आ गया, जिसे अरब सागर कहा गया। प्रायद्वीपीय पठार को वर्तमान स्वरूप टर्सरी युग में प्राप्त हुआ, जब गोंडवाना लैंड में भूगर्भिक हलचल के कारण कई भागों ब्राजील, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ढक्कन के पठार में बंट गया। प्रायद्वीपीय पठार का भौगोलिक विभाजन के बारे में जानें। पहला है मालवा का पठार। मालवा पठार, इस पठार का विस्तार अरावली श्रेणी से विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत तक है। गुजरात से गंगा के डेल्टा से विस्तृत है। इस पठार को अनेक नदियों ने खंडित कर दिया है, जैसे बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर आदि। इन प्रदेशों को नीचे विस्तृत रूप में समझा जा सकता है। आइए साथियों देखते हैं दोस्तों। पहला है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। मालवा के पठार के ठीक दक्षिण में लगभग 1120 किलोमीटर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का आरंभ खंबात की खाड़ी से मध्य प्रदेश
उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, सोनगंगा के बीच सासाराम तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर से 600 मीटर तक है, परंतु कहीं कहीं 900 मीटर तक ऊंची है। विंध्याचल श्रेणी की रचना बलुआ पत्थर तथा क्वार्टजाइट शैलों से हुई है। गुजरात से जबलपुर मध्य प्रदेश तक लावा का आवरण है। दूसरा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी विंध्याचल श्रेणी से ही लगते हुए नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार पश्चिम में गुजरात के राजपीपला पहाड़ी से लेकर पूर्व में पंचमढ़ी, मैकाल तथा सरगुजा श्रेणी के रूप में झारखंड तक फैला है। इस श्रेणी के पर्वत ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट शैलों से बना है। इस श्रेणी के पर्वत एवं उनकी ऊंचाई के बारे में जानते हैं। पंचमढ़ी 1334 मीटर ऊंचा है। अमरकंटक 1992 मीटर ऊंचा। धूपगढ़ की पहाड़ी 1480 मीटर। हालांकि श्रेणी की औसत ऊंचाई 760 मीटर है। तीसरा, छोटा नागपुर का पठार। इस पठार का कुछ हिस्सा झारखंड तथा कुछ उड़ीसा में है। झारखंड में इसका विस्तार रांची, हजारीबाग एवं गया किलो में है। इस श्रेणी में पारसनाथ शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 760 मीटर है। यह पठार खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। अगला है अरावली श्रेणी। अरावली पर्वत की रचना कैम्बियन युग के भी पहले की मानी जाती है। इसकी गिनती विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में होती है। यह भारत का एक प्रमुख अवशिष्ट पर्वत है जो लगातार अपरदित हो रही है। इस श्रेणी का विस्तार गुजरात से राजस्थान तथा दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में है। औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर से 800 मीटर तक है। प्रमुख चोटियां देखें। माउंट आबू लगभग 1158 मीटर। जरगा पहाड़ियां 1220 मीटर। पारसनाथ पहाड़ियां 900 मीटर है। पांचवा, थार मरुस्थल। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में लगभग 640 किलोमीटर लंबाई और 160 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है। यहाँ पवनों की दिशा में 150 मीटर तक के बलुआ स्तूप पाए जाते हैं। 6. कच्छ का रण। थार मरुस्थल के दक्षिण पश्चिमी भाग में 900 से 1200 मीटर तक की लहरदार धरातल पाए जाते हैं। प्राचीन काल में सौराष्ट्र खुद एक द्वीप रहा होगा। यह ढक्कन का पठार। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इस पठार का विस्तार दक्षिण में दक्षिणी तट तक और पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट तक फैला है। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। इसके अंतर्गत आने वाले राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इस पठार का निर्माण धरातल में लंबे समय तक भ्रंश पड़ जाने और उस दरार से ज्वालामुखी के निकले लावा से बना है। यह पठार बहुत ही प्राचीन, कठोर व रवेदार चट्टान से बना है। जीवाश्म रहित ग्रेनाइट शैल, नीज, बेसाल्ट, बालू का पत्थर, चूना पत्थर आदि की प्रधानता है। कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, सोना, तांबा,
हीरा आदि खनिजों की अधिकता है। औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। ढक्कन पठार के पूर्व और पश्चिम में पर्वत श्रेणी का विस्तार है। 1. पश्चिमी घाट, इन्हें सह्याद्री की पहाड़ियां भी कहते हैं। इसका विस्तार सागर तट से महाराष्ट्र में ताप्ती नदी की घाटी से दक्षिण में कुमारी अंतरीप लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पश्चिमी घाट के उत्तर की चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तथा दक्षिण भाग की चौड़ाई 80 किलोमीटर है, अर्थात उत्तरी भाग दक्षिणी भाग की तुलना में कम चौड़ा है। औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। इस की प्रमुख चोटियां के बारे में जानते हैं। अन्नामलाई केरल 2700 मीटर, दोदा बेटा केरल में 2630 मीटर, नीलगिरी की मकुती 2550 मीटर, ओआ मावड़ी 16 2470 मीटर, महाबलेश्वर 1450 मीटर। दूसरा, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट महानदी से नीलगिरी तक के लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। उड़ीसा में इसकी चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर, दक्षिण में चौड़ाई कम होकर लगभग 100 किलोमीटर तक रह जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार के लाभ, महत्व, उपयोगिता के बारे में जाने दोस्तों। भारत एक प्राचीन तथा कठोर भूखंड है। यहाँ खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है। प्राकृतिक वनस्पति की भी पर्याप्त उपलब्धता है। जल विद्युत उत्पादन की प्रबल संभावना है। भविष्य में और अधिक उद्योगों की स्थापना हो सकती है। यहाँ कृषि योग्य मिट्टी की उपलब्धता है। विशेष रूप से काली मिट्टी वाले क्षेत्र में भारत का लगभग 70% कपास यहीं से उत्पादन होता है। साथियों, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आप सभी साथी अवगत हो चुके होंगे। साथ ही आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे